हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में, संरचना के बारे में बताया था। आज हम रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स में विभिन्न प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लेकिन इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अनुपस्थित रहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि जल वाली स्थान पर तोड़ने का कार्य करते हैं। एक मैंने आपको लिस्ट दी है, इसमें आप विभिन्न एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट होगा डीएनए। एसिड फॉस्फेटेज न्यूक्लिक अम्ल के फॉस्फेट एस्टर पे, कॉलोनिएज कॉलेजन पे, एस्टरेज एस्टर्स पे, पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स पे, लाइसोजाइम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पे, लाइक दिस। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो सामान्यतः सेल के अंदर पाए जाते हैं और इनके सबस्ट्रेट्स का नाम आपके सामने दे रखा है, उन पे कार्य करते हैं। उसी आधार पे हमारे लाइसोसोम्स में एसिड फॉस्फेटेज पाया जाता है, जो कि एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और इसकी रिएक्शन से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब आते हैं हम ऑरिजिन एंड फॉर्मेशन। लाइसोसोम का उद्गम कहाँ पे है? देखिए, एक दृष्टिकोण ये भी है कि ये पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा अवशोषित की गई धानिकाएं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि सेल ठोस पदार्थ को ग्रहण करे तो फैगोसाइटोसिस और तरल पदार्थ को ग्रहण करे तो पिनोसाइटोसिस की क्रिया कहलाती है। तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा, यानी कि कोई चीज़ जो तरल रूप में आपने उसको सेल के अंदर ग्रहण किया है, तो उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये धानिकाएं एंजाइमिक बॉडी बनकर विकसित हो जाती हैं और आगे चल के लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा है गोल्जी बॉडीज़ से इनका निर्माण होना, क्योंकि ये देखा गया है कि गोल्जी बॉडीज़ में जो रस एकत्रित होता है वो रस लगभग लाइसोसोम के अंदर भी पाया जाता है। तो इस बात के ज़्यादा प्रतिशतता है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा हुआ होगा। और नोविकोव 1965 में उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा ये अनुमान लगाया कि लाइसोसोम का जो ऑरिजिन है वो सीधे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा हो जाता है। लेकिन नवीन मतानुसार ये बात देखी गई है कि लाइसोसोम का निर्माण झिल्लियों का तरल प्रभाव है, जो कि साइटोप्लाज्म में देखा जाता है। अब आते हैं हम इनके कार्य पे। लाइसोसोम के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। इनमें है डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल, जिसे हम लाइसोसोमल डाइजेशन भी कहते हैं। सेल के द्वारा फैगोसाइटोसिस अथवा पिनोसाइटोसिस के द्वारा पदार्थ को अंतर्गत किया जाता है और इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम आके जुड़ जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम द्वितीयक लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाता है और लाइसोसोम के सभी एंजाइम्स इस रिक्तिका के अंदर आ जाते हैं और इसका डाइजेशन पूर्ण कर देते हैं। डाइजेशन के पश्चात रेजिडुअल बॉडीज़ बनाई जाती हैं और ये अवशिष्ट पदार्थों को सेल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। लाइसोसोम्स के विभिन्न कार्य हैं। इनमें से है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और ऑटोफैगी, यानी कि जो सेल के अंदर ही डाइजेशन चालू हो जाना। तो भोजन की कमी के दौरान शारीरिक क्रियाओं की आवश्यक ऊर्जा देने के लिए अपनी ही कोशिका में उपस्थित प्रोटीन, फैट्स और पॉलीसैकेराइड्स का पाचन करने लगते हैं। पैथोलॉजिकल अवस्था में कोशिका के मृत होने पर लाइसोसोम्स फट जाते हैं और कोशिका की अंतर्वस्तुओं का पाचन कर देते हैं। इस क्रिया को ऑटोडाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसमें लाइसोसोम कोशिका झिल्ली के बाहर फटते हैं और बाहर की ओर उपस्थित जो भी पदार्थ होता है उसका
पाचन क्रिया कर देते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम के कई अन्य कार्य हैं, जैसे निषेचन में सहायक होना। शुक्राणु के शीर्ष पे उपस्थित एक्रोसोम के द्वारा लाइसोसोम एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि अंडाणु की कला को भेदने का कार्य करते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस, अस्थि जनन के समय ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम स्रावित करती हैं, जो कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स का पाचन कर देती है और बोन निर्माण में सहायक होती है। कैंसर फॉर्मेशन, कैंसर सेल्स का निर्माण का भी एक कारण लाइसोसोम है, क्योंकि लाइसोसोम के द्वारा कई बार क्रोमोसोम के किसी एक भाग का विलोपन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उस कोशिका में उस क्रोमोसोम के निश्चित भाग का अभाव होता है। आगे चलकर इस प्रकार की कोशिकाएं कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। लाइसोसोम के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि कई बार लाइसोसोम से जो पाचित पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकलते और एकत्रित होते जाते हैं, और इससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे इसमें एक मुख्य रोग है गाउट या गठिया रोग का होना। कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण या इनिशिएशन भी लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा होता है, ऐसा देखा गया है। बीजों के स्फुटन के समय लाइसोसोम एंजाइम मुक्त होते हैं, जो कि इनमें उपस्थित स्टोर्ड खाद्य पदार्थों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और बीजों के ऊपर उपस्थित कठोर आवरण को गलाते हैं, जिससे कि मूलांकुर और प्रांकुर बीज में से बाहर आ सके। तो लाइसोसोम के लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संभव हो पाते हैं। लाइसोसोम से जुड़ती हुई कई संरचनाएं सेल में और पाई जाती हैं, और चूंकि ये जो संरचनाएं हैं सेल में परमानेंटली या स्थायी रूप से नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनका हम अध्ययन लाइसोसोम के साथ ही करते हैं। पेरोक्सीसोम, इसकी खोज डी डवेडेवर के द्वारा की गई थी, और इसमें पेरोक्सीडेजेस और कैटेलाइजेस एंजाइम उपस्थित होते हैं। पेरोक्सीसोम का उद्गम स्थल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन नामक क्रिया होती है। हेपेटोसाइट्स में भी H2O2 को कैटेलाइज एंजाइम के द्वारा तोड़ने तथा एकत्रित होने का कार्य भी पेरोक्सीसोम्स के द्वारा किया जाता है। इसकी ऐसे ही स्फीरोसोम्स भी पाई जाती हैं, जिसको पर्नर के द्वारा खोजा गया था, और मक्के की सीडलिंग्स में से इनको अलग किया गया था। इसमें फास्फेटरेज, एस्टरेज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसका कार्य वसा को संगठित करना और संश्लेषित करना होता है। ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये भी प्लांट की एंडोस्पर्म सेल्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर ग्लाइको ऑक्जिलेट साइकिल के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, और फैटी एसिड्स के उपापचय और ग्लूकोनियोजेनेसिस से संबंधित एंजाइम्स भी ग्लाइऑक्सिसोम्स में उपस्थित होते हैं। थैंक यू।